हेलो, वेलकम टू द साउथ गंगा करियर इंस्टीट्यूट। आई एम कपिल आर्यन शर्मा और आज हम जानेंगे मार्च 2025 के जी करंट अफेयर्स मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मंथ जो मेजर डेवलपमेंट हुए हैं वो है क्या हल्कियों में। गोरखपुर, ये हरियाणा वाला गोरखपुर है, यहाँ पर एक नए परमाणु ऊर्जा परियोजना की घोषणा की गई है। सेकेंड जो मेजर डेवलपमेंट है वो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण। इसकी सरकार, बिहार सरकार ने घोषणा की है, इसका जीर्णोद्धार होगा। 97th एकेडमी पुरस्कार, पॉपुलरली जिसको हम ऑस्कर पुरस्कार के नाम से जानते हैं, उनकी घोषणा भी की गई है। माधव राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में था, इसको नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है देश का। गंगा नदी में डॉल्फिनों की पहली गणना, इसके आंकड़े जो है वो आ गए हैं। तो कौन सा प्रदेश अव्वल है इसमें देखेंगे हम। विश्व जल दिवस 2025 क्या थीम थी इसकी, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अंतरिक्ष जगत में कुछ 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। एक आदित्य L1 क्या है, आदित्य L1 इसको लेकर क्या अपडेट है। और ये खुशखबरी है, अंतरिक्ष यात्री 9 माह बाद पृथ्वी पर लौटे हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्री थे, इसमें एक रूसी अंतरिक्ष यात्री भी थे। नासा ने 2 नए अभियान चलाए हैं, स्फीयर एक्स पंच मिशन। तो ये 2 अभियान किस चीज़ की एक्सप्लोरेशन को लेकर हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अन्य जो डेवलपमेंट हुए हैं, एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया है चीन के कुछ उत्पादों पर। एंटी डंपिंग शुल्क होता क्या है और क्यों लगाते हैं इसको। म्यांमार और थाईलैंड यानी साउथ ईस्ट एशिया और ये सेंट्रल पैसिफिक टोंगा द्वीप में ये 2 प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, दुखद घटनाएं हैं। ये भूकंप आया है, इसको लेकर हम डिस्कशन थोड़ा करेंगे। एल नीनो प्रभाव क्या होता है और IMD ने इसको लेकर क्या भविष्यवाणियाँ की हैं, ये भी हम थोड़ा देखेंगे। और इसके अलावा जो है हमारे भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मॉरिशस की यात्रा की थी। तो इस यात्रा में क्या क्या हुआ है वो हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, ये अभियान क्या है। विश्व जल दिवस 2025 ये मार्च के माह में मनाया जाता है। वंतर का उद्घाटन किया गया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था, तो ज़रूर ये कुछ इम्पोर्टेंट होगा। इसको पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा परियोजना। ये गोरखपुर जो है ये फतेहाबाद ज़िले में, फतेहाबाद हरियाणा में है। जो फेमस गोरखपुर जिसके बारे में हम जानते हैं वो यूपी में है, जहाँ जो इंडिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे का हेड ऑफिस है जो, वो गोरखपुर अलग है। गोरखपुर राप्ती सागर नदी के तट पर बसा है, वो यूपी वाला है। ये गोरखपुर फतेहाबाद ज़िले में है, हरियाणा के। तो यहाँ पर एक नई परमाणु ऊर्जा परियोजना चलाई जाएगी। परमाणु ऊर्जा परियोजना गोरखपुर, नाम में ही गोरखपुर है, GHAVP। यहाँ मैंने नरोरा लिखा हुआ, बुलंदशहर यूपी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि नरोरा में ऑलरेडी एक परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है वो ऑलरेडी चल रही है। ये यूपी के बुलंदशहर ज़िले में है। वैसे भारत की सबसे पुरानी परमाणु ऊर्जा परियोजना जो थी वो जो है वो तारापुर महाराष्ट्र में है। इसके अलावा जो अन्य परमाणु ऊर्जा परियोजना है, रावत भाटा है राजस्थान की, काकरापार जो है वो गुजरात में है, कैगा कर्नाटक की है, कुडनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु की है। MP में भी चुटकाग्राम मंडला जिले का, वहाँ पर एक योजना घोषणा हुई थी उसकी। और एक जैतपुर अरेवा कंपनी फ्रांस के सहयोग से महाराष्ट्र में, वहाँ पर भी एक परमाणु ऊर्जा परियोजना की घोषणा हुई थी। जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम से, वो ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है। तो भारत का जो पहला परमाणु जो ऊर्जा परियोजना है जो वो तारापुर महाराष्ट्र की थी। वर्तमान में जो है ये गोरखपुर हरियाणा, फतेहाबाद जिले हरियाणा में है। तो ये कुछ परमाणु ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चंस हैं, आप अच्छे से याद रखें, एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। और ये डेवलपमेंट हुआ है तो कुछ इससे संबंधित ट्रेडिशनल GK के क्वेश्चन आ सकते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण की भी घोषणा की गई, जीर्णोद्धार की घोषणा की गई है, ये बिहार सरकार द्वारा की गई। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है 8th सेंचुरी में राजा धर्मपाल द्वारा बनाया गया था ये, और बाद में इसको 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। तो किसने ध्वस्त किया, किसने बनाया, ये है किधर, किस ज़िले में है। ये नई जो साइट है ये चिन्हित जो की गई है भागलपुर ज़िले में चिन्हित की गई है, बिहार राज्य में है ये। इसके अलावा जो प्राचीन अन्य यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया की जो फेमस हैं, वो नालंदा है, वो भी बिहार में है। और सबसे प्राचीनतम जो है वो तक्षशिला, आपने नाम सुना होगा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वो अब अनडिवाइडेड इंडिया में वो थी पहले। 97th एकेडमी पुरस्कार की घोषणा की गई है, इनको हम पॉपुलरली ऑस्कर पुरस्कार के नाम से जानते हैं। तो अनोरा मूवी को 5 पुरस्कार मिले हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को छोड़ के जो मेन जो जितने भी पुरस्कार हैं सब 5 इसको मिले हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, मूल पटकथा, सर्वश्रेष्ठ संपादन और एक्ट्रेस। तो ये नाम याद रखें किस किस को मिला हुआ है। फिल्मों के पुरस्कार के संबंध में ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि आप ऑस्कर और दूसरा आपका राष्ट्रीय पुरस्कार, सिर्फ ये 2 याद रखें। प्राइवेट पुरस्कार ढेर सारे होते हैं तो उनको याद रख के कोई
वो नहीं है, फ़ायदा नहीं है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये देश का नया टाइगर रिजर्व है, 58 टाइगर रिजर्व है। इसको मिलाकर एमपी में कुल 9 टाइगर रिजर्व हो गए। ये एमपी की शिवपुरी ज़िले में स्थित है। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो आपको पता होगा कि ये 72-73 में शुरू हुआ था और लगातार टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ती जा रही है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान एमपी के किस ज़िले में है ये याद रखें। और टोटल कितने होंगे, टोटल वाला जो क्वेश्चन है वो अपडेट करते रहिए, क्योंकि वो हमेशा नई नई घोषणाएं होती रहती हैं। गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती हैं, नदियों में डॉल्फिन कम पाई जाती हैं, तो गंगा नदी में पाई जाती हैं। तो गंगा डॉल्फिनों की पहली गणना के आंकड़े आउट हुए हैं। इसमें यूपी अव्वल है। यूपी मतलब सबसे ज़्यादा डॉल्फिन यूपी में पाई गई है। बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। अब ये किस तरह से गणना की गई थी, मेथोडोलॉजी पे आप थोड़ा सा देखें। बाकी IUCN ने जो है डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन को जो संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में चिन्हित कर रखा है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। आंकड़े शायद उसी दिन आउट हुए थे ये। तो गंगा डॉल्फिन संकटग्रस्त प्रजाति है। तीसरा जो जो इसमें पर्यावरण के क्षेत्र में जो है, ये विश्व जल दिवस मनाया जाता है 2025 में मनाया गया 22 मार्च को। ये 93 से मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो UNO की जो महासभा है उसने ये शुरुआत करी थी। तो इस वर्ष की जो थीम थी वो ग्लेशियर संरक्षण है, मतलब साफ पानी, शुद्ध पानी। तो हरियाणा के पंचकुला जिले में एक जल शक्ति अभियान भी चलाया गया 2025, कैच द रेन। पंचकुला कहाँ है, हरियाणा में है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। शुरुआत कब हुई थी, 93 में। किसने की थी, UNO ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ये ट्रेडिशनल जीके के क्वेश्चन इससे एसोसिएटेड है। और इस वर्ष की थीम क्या है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ग्लेशियर संरक्षण। वंतर का उद्घाटन हुआ है। वंतर रिलायंस फाउंडेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का इनिशिएटिव है। ये वन्य जीव संरक्षण और बचाव के लिए प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। और वंतर को जो है प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। वंतर है कहाँ, जामनगर में। जामनगर गुजरात में है। वंतर क्या है, वंतर जो है वो वन्य जीव संरक्षण, बचाव, पुनर्वास केंद्र है, रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। और प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार, पशु कल्याण का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये दिया गया है वंतर को। जामनगर वैसे दूसरी रीज़न से भी फेमस है। रामनगर जो है वो, वहाँ पे पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी है काफ़ी बड़ी। प्रधानमंत्री जी ने मॉरिशस की यात्रा की थी। इस यात्रा में वो वहाँ के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। साथ ही वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर नवीन चंद्र रामगोलाम, उन्होंने मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी हमारे प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है। मॉरिशस जो है भारत का समुद्री पड़ोसी है, काफ़ी खूबसूरत देश है। और यहाँ की जो एक राज्य की भाषाओं में से एक भाषा भोजपुरी भी है, काफ़ी इंडियन है यहाँ पर। पर्यटन के क्षेत्र में मॉरिशस का नाम काफ़ी आगे है। भारत के साथ मॉरिशस की एक पहले 10-15 साल पहले काफ़ी चर्चा में आता था, DTA थी, डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी। तो जो विदेशी कंपनियां हैं वो अपनी डमी कंपनीज मॉरिशस में बनाकर इधर पे सब्सिडरीज या डमी कंपनीज बोल लीजिए, और फिर भारत में निवेश करती थी। भारत में निवेश करने के 2 तरीके हैं, एक FDI है और दूसरा फिर आप स्टॉक के थ्रू कर लीजिए। तो FDI जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके विषय में हम कभी और चर्चा करेंगे। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान जो है ये चलाया गया है। ये अभियान जो है महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की नेतृत्व क्षमता को विकसित करने के लिए चलाया गया है। ये केंद्र सरकार द्वारा है। पंचायती राज व्यवस्था भारत में त्रिस्तरीय होती है, ग्राम स्तरीय और जनपद वाला, जिला स्तरीय। ऐसा कोई राज्य और केंद्र स्तरीय नहीं होता है। तो 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है। संविधान में भी अब इसका उल्लेख है। अनुसूची क्रमांक 11 और 12 जो है ग्रामीण और नगरीय प्रशासन से संबंधित है। संविधान में इसको ऐड कर दिया गया है 91-93 में, क्या 73वां संशोधन था शायद, अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये इस अभियान की शुरुआत की गई। इससे संबंधित ट्रेडिशनल जीके के जो क्वेश्चन है वो आप एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगा। और इसके अलावा जो अन्य डेवलपमेंट है, जो अंतरिक्ष जगत की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। आदित्य L1 जो है वो इंडिया का अभियान है। ये अभियान जो है वो सूर्य की खोज के लिए गया, सूर्य के बारे में एक्सप्लोर करने के लिए गया हुआ है। तो इसने एक नया इमेज जो दिया है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट जो है इससे इसने सूर्य के निचले वायुमंडल, जिसे फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर कहते हैं, इसकी पहली छवि कैप्चर करके दी हुई है। ये अभियान जो है आदित्य L1 सूर्य से संबंधित है, इंडिया का है, और 2023 में इसे लॉन्च किया गया था। ये 3-4 क्वेश्चन इससे संबंधित हैं। व्हाट इज आदित्य L1? ये खुशखबरी है, अंतरिक्ष यात्री 9 माह बाद पृथ्वी पर लौटे हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर और एक रूसी अंतरिक्ष यात्री भी थे। तो ये सब 9 माह बाद शेड्यूल टाइम से काफ़ी ज़्यादा समय इन्होंने वहाँ बिताया है और फंस गए थे वहाँ पर। ये इनकी सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापसी हुई है। ये फ्लोरिडा के पास जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको भी अभी चर्चा में था। डोनाल्ड ट्रंप का नाम रखना चाहते हैं इस गल्फ का, गल्फ ऑफ अमेरिका। तो ये वहाँ पर इनका
जो वापसी हुई है वहाँ पर, फ्लोरिडा अमेरिका में है। नासा के दो अन्य अभियान जो है स्फीयर एक्स और पंच मिशन। ये क्या है स्फीयर एक्स? स्फीयर एक्स जो है ब्रह्मांड के इतिहास और जीवन के तत्वों की खोज के लिए अभियान है, और पंच जो है वो सूर्य की बाहरी परत जिसे कोरोना कहते हैं और सौर वायु, इसका अध्ययन करने के लिए। नासा ने ढेर सारे अभियान चलाए हुए हैं, वॉयेजर है, पायनियर है, क्यूरियोसिटी है, और भी ढेर सारे हैं, कैसीनी है। तो कौन सा अभियान किस ग्रह के लिए या किस उद्देश्य के लिए चलाया गया है, ये क्वेश्चन इस तरह से करके आते हैं। तो अभियान से संबंधित एक्सप्लोरेशन जो मिशन है वो आप थोड़ा ध्यान रखें, कभी कभी फुल फॉर्म दिया जाता है। भारत सरकार ने चीन की 5 सेलेक्ट वस्तुओं पर अगले 5 वर्षों के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। एंटी डंपिंग शुल्क क्या होता है? एंटी डंपिंग शुल्क जब कोई देश के आयात के कारण दूसरे देश की घरेलू इंडस्ट्री प्रभावित होने लगे, तो अपने घरेलू इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के बचाव के लिए वो उन वस्तुओं पर कुछ शुल्क लगाती है। जब सरकार को ऐसा लगता है कि ये वस्तुएं भारत में इसलिए भेजी जा रही हैं क्योंकि भारत की घरेलू इंडस्ट्री उन वस्तुओं को उत्पादन करने वाली प्रभावित की जाए, तब भारत उन वस्तुओं पर एक्स्ट्रा शुल्क लगा देता है, जिससे उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तब एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाता है। तो इन 5 सेलेक्ट वस्तुओं पर, जैसे पीवीसी की वस्तुएं हैं, कुछ एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह है, तो उन पर 5 वर्षों के लिए ये एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। ये DGTR की सिफारिश पर लगाया जाता है। DGTR का फुल फॉर्म आप देख लीजिए क्या है, वो भी आ सकता है एग्जाम में। तो एंटी डंपिंग शुल्क क्या होता है, कौन लगाता है, क्यों लगाता है, किसकी सिफारिश पर लगता है, और अभी वर्तमान में कहाँ लगा है। ये प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं, एक साउथ ईस्ट एशिया में हुआ, म्यांमार और थाईलैंड में बड़ा भीषण भूकंप आया है। भूकंप जो आते हैं आपको मालूम है टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट के कारण आते हैं। तो इंडो और यूरेशियन प्लेट्स यहाँ पर मिलती हैं, तो ये अक्सर यहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ होती रहती हैं। इंडिया ने इसके रेस्क्यू के लिए जो ऑपरेशन चलाया, दैट इज़ ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है और क्यों चलाया गया है, तो किस घटना के बाद चलाया गया है, ये थोड़ा आप ध्यान रखें। इसके अलावा एक और अन्य भूकंप जो आया है वो सेंट्रल पैसिफिक में आया है। सेंट्रल पैसिफिक के टोंगा द्वीप जो है 171 द्वीपों का समूह है। इसका सबसे बड़ा द्वीप जो है टोंगा टापू है, जहाँ की जनसंख्या लगभग 1 लाख है। तो इसके आसपास भी यहाँ पर भी भूकंप आया हुआ है। तो ये भी काफ़ी भीषण भूकंप था, 7.1 तीव्रता का भूकंप है। एल नीनो एक प्राकृतिक घटना होती है, पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर में टेम्परेचर से संबंधित होती है। 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऊपर होता है तो एल नीनो वर्ष होता है वो। तो IMD ने घोषणा की है कि इस वर्ष एल नीनो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होने का मतलब है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो न्यूट्रल आएगा, मतलब वो प्रभावित नहीं होगा। अगर एल नीनो वर्ष होता है तो भारत का मानसून पिछड़ जाता है, मतलब भारत में अच्छी बारिश नहीं होती। पिछली बार जब न्यूट्रल घोषित किया गया था तब जो है 6-7% बारिश जो है ज़्यादा हुई थी, यानी अच्छी बारिश हुई थी। और जब एल नीनो वर्ष था तो बारिश कम हुई थी। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है घोषणा होती है एल नीनो। ये सब मतलब इसको ध्यान रखें जो मौसम से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं या जो करते हैं। अन्य जो एक डेवलपमेंट जो मेजर हुए थे तो हमने ये सब देखे, मार्च के डेवलपमेंट। और आपको कोई असिस्टेंस चाहिए तो हमें मेल कीजिए saudganga@outlook.com। वेब पर आप पा सकते हैं हमको sgci.wordpress.com। और थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।